तो डियर स्टूडेंट्स, आज से आपका नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर शुरू होता है, वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो क्वेश्चन इसका पहला है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसका नाम एवं समय क्या है। तो वैदिक संस्कृति है और ये 1500 ईसा पूर्व प्रारंभ है। तो एक बात तो जाहिर सी बात है भाई, इतना तो मोटा मोटा चीज सबको पता है कि सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ तो उसके बाद वैदिक संस्कृति ही आई है। ठीक है। तो इसमें तो कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वेदों से ही हमारा पूरा क्या चल रहा है, वेदों से ही रचना के समय से ही हमारा पूरा जीवन चलता चला जा रहा है, जो कि बीच में कहीं पर भी कटता नहीं। उसके बाद वही, जबकि सिंधु सभ्यता के और वैदिक संस्कृति के बीच में एक बड़ा लंबा गैप भी हुआ है। ठीक है। लेकिन जो आई संस्कृति वो तो वैदिक संस्कृति थी। अब इसको वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई। वेद तो जानते हो ना, हमारे जो चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेदों की रचना का काल था जिसमें वेदों की रचना, उसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये आई कब है, 1500 ईसा पूर्व, इसे थोड़ा याद करना है। तो आप ये बताओ, वेद जो होते हैं, कभी वेद देखा है? वेद बड़े मोटे मोटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं। अब इसको दूसरी भाषा में कहो, बहुत लंबे लंबे होते हैं। मोटे मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कितना लंबा चैप्टर है, कितना लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है ना। तो इसका इसीलिए वेद कैसे होते हैं, वेद वेद बहुत वेद बहुत टाल होते हैं, टाल होते हैं, टाल, टी ओ डबल है, टी ए डबल, कोई बात नहीं, हमको उसको जो भी लिखना है लिख लो, हमको तो वावल से मतलब ही नहीं रहता है ना। टाल यही होता है, ठीक है ना, टाल। तो अब देखो टी से बनाओगे तो टी डी का होता है 1, और एल जब कोई दो अक्षर दो बार रिपीट होता है तो उसको एक ही बार लेते हैं, तो एल का बन गया 5। तो 15 नंबर आ गया, और ईसा पूर्व तो रहेगा ही, ईसा पूर्व तो आपको पता ही है। तो 15 और 2 जीरो इसमें ऐसे लगा करके इसको 15 का अंक याद हो गया, 2 जीरो अपने आप, तो 1500 ईसा पूर्व। ठीक है। अब अगर मान लो आपको पूरे का बनाना है, आप पूरा 1500 का बनाना चाहते हो, जिस तरीके से हम लोग बनाते आए थे, ठीक है, तो 1500 में इसमें क्या है, देखो भाई ये हो गया। अब उसके बाद जीरो का होता है जेड एस, जेड एस होता है, सॉरी जेड एस ये हो गया, यहाँ पर भी जेड एस हो जाएगा। तो आप कोशिश करके बनाओ, यहाँ पर एल रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर टी डी रहेगा ही रहेगा, है ना। अब आप ऐसा भी कोई शब्द बना सकते हो जो आपको पूरा का पूरा 1500 दे। हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एक सिंगल सी चीज है, कुछ इसके आगे कंफ्यूजन नहीं, केवल एक नंबर याद रहे। तो 15 का नंबर याद करने के लिए मैंने इसको वेद से इस तरीके से कनेक्ट करके आपके बनाया। अब आप कोशिश करो कि अगर आपको पूरा का बनाना है कि आपको 1500 टोटल फिगर मिले, तो वेद से उसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये आप काम करना। नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य किसे कहते हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के सम्मिलित रूप को वैदिक साहित्य कहते हैं। यानी कि वेद होंगे, उसमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, दार्शनिकता से संबंधित, उपनिषद गुरु शिष्य के बीच वार्तालाप से रिलेटेड ग्रंथ, वो तो बाद में आएगा तो बताऊंगा। अभी ये जानो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये 4 चीजें आती हैं, इसको कैसे याद करें। तो देखो भाई वेद तो हो गया सीधे सीधे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गया, आरण्यक, आरण्य और उपनिषद। उपनिषद जानते हो क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, अगर आप मीनिंग समझ जाओगे तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। उपनिषद मतलब हुआ पास में बैठना, पास में बैठना, उपनिषद पास में बैठना, पास में बैठना, ठीक है। और आरण्यक, आरण्यक का फेमस बना लो, आरण्यक, आरण्यक आराम बना लो, आराम, हमारी स्टोरी में एकदम आराम से फिट बैठ जाएगा। कैसे, देखो वैदिक साहित्य की जो रचना थी, वैदिक साहित्य की रचना में क्या लिखा गया भाई, वेद ही लिखेंगे, वैदिक साहित्य तो वेद ही लिखा जाएगा। तो वैदिक साहित्य में वेदों की रचना ब्राह्मणों ने किसने करी, वेदों की रचना किसने करी, आर्य ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण ही कहते थे अपना, जिन्होंने बड़े बड़े अपने ग्रंथ वगैरह लिखे। ब्राह्मण का अर्थ था विद्वानता से भी लगाई, कि उस समय जो विद्वान था उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ठीक है, वैदिक साहित्य की रचना, वैदिक साहित्य की रचना में वेदों की रचना ब्राह्मणों ने पास में बैठकर आराम से जीवन जीने के लिए की। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में वेदों की रचना ब्राह्मणों ने पास में बैठकर आराम से जीवन जीने के लिए करी। इस तरीके से आप याद करोगे, ये चीज आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी।
और इसमें देखो आरण्य माने में जानते हो क्या होता है? आरण्य माने होता है जंगल, जंगल। तो जंगल अंगल का जैसे ही एक दिमाग में आता है तो आराम, एक सुकून, शांति का एहसास होता है। तो देखो ये सब चीजें याद करने का थे। ऐसे आप याद करते कि भाई वैदिक साहित्य में क्या क्या है, कैसे याद करें, तो वो जल्दी नहीं आता। वैदिक साहित्य जैसे हुआ, सीधी सी बात वेद तो होगी। अब वेद है तो उसकी रचना कौन करेगा? ब्राह्मण ही करेंगे। जो विद्वान अपने आप को स्वयं को कहते थे वही विद्वान ही करेंगे। तो वेद में, वैदिक साहित्य में वेद की रचना ब्राह्मणों ने पास में बैठकर, भाई रचना करेंगे किसी चीज की, सब लोग पास में बैठ के तो करेंगे, पास में बैठकर आराम से जीवन जीने के, क्योंकि सब कुछ क्या होता है? लाइफ के लिए ही होता है। तो इस तरीके से याद करोगे तो आप पूरी तरीके से याद रहेगा, ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक संहिता किसे कहते हैं? उत्तर है सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के मिक्स रूप को वैदिक संहिता कहते हैं। अब वैदिक संहिता जैसे लिखा है ना, आप देखो इसको कैसे याद करेंगे। वैदिक संहिता, कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनका आपको ऐसे मीनिंग नहीं पता, लेकिन अगर उसका शाब्दिक अर्थ पता चल जाता है तो बड़े आराम से याद होता है। संहिता का मतलब होता है संयोजन या माला। संहिता का मतलब क्या होता है? संयोजन और माला। यानी कि जिस तरीके से माला में चीजें एक के बाद एक पिरोई होती है, संयोजन होता है एक के बाद एक चीजों का, उसी तरीके से नाम हो तो वैदिक संहिता अर्थात वेदों की माला। वैदिक संहिता का मतलब क्या हो गया? अर्थात वेदों की माला। तो वेद तो हमारे चार ही है, तो सभी को पता है। तो उन चार वेदों के सम्मिलित रूप को ही वैदिक संहिता कहते हैं। तो चार वेद हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बस इस चीज का मतलब पता चल गया कि संहिता मतलब होता है संयोजन या माला। तो वैदिक संहिता अर्थात वेदों की माला, सीधी सीधी उत्तर इसका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आया, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद को प्रथम ग्रंथ कहते हैं। एक चीज तो आपने पहले पढ़ी थी सिंधु हड़प्पा सभ्यता में कि वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों आता था? क्योंकि वहां पर हमको कुछ लिपि और वो चीजें तो दिखाई पड़ती थी, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन ऋग्वेद और ये सब चीजें तो हमारे पास लिखित प्रमाण है। तो भाई सबसे पहला बार जब कोई ऐसी चीज जो कि पढ़ने में आई, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ हमको समझ में आया, तो वही सबसे पहला ग्रंथ कहला जाएगा। और सबसे पहले क्या होगा? जब सिंधु के बाद सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता में जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो क्या है? ऋग्वेद ही है। तो इस तरह मानव जाति का सबसे पुराना प्रथम ग्रंथ किसे कहेंगे? ऋग्वेद को कहेंगे। तो ये कुछ होता है समझ के साथ याद करना, इसको ऐसे समझ के साथ कि मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे कहेंगे? प्रथम ग्रंथ वही होगा जिसको कि सबसे पहले लिखा गया हो, जो समझ में भी आ गया हो, है ना। जो समझ में ही नहीं आया, लिखा तो कुछ और चीजें भी गई होंगी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन वो तो चीजें आज तक का पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ऋग्वेद जो वैदिक काल आया उसमें जो चीज लिखी गई उसको पढ़ा भी गया, समझा भी गया। तो सबसे प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है मानव जाति का, कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। अब समझ लिया है तो अब उत्तर कभी भी आएगा, आराम से लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आया, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? मतलब कि ऋग्वेद को जिसमें लिखा गया वो मूल रूप से क्या था? अब तो कैसे याद करेंगे? कितनी आसानी से याद हो जाएगा हमेशा के लिए। याद करने का तरीका तो है निमोनिक्स। ऋग्वेद या वेद जो होते हैं वो किसके हाथ में दिखते हैं? भाई वेद जैसे आएगा तो आपके हाथ सीधा सीधा ध्यान जाएगा ना, ब्रह्मा जी के हाथों में वेद दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ब्रह्मा जी के हाथ में वेद दिखता है कि नहीं दिखता है? तो भाई हाथ से लिखा जाता है लिपि। लिपि किससे लिखी जाती है? हाथ से लिखा जाता है। और वेद किसके हाथ में? ब्रह्मा जी के हाथ में। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा से क्या बन जाएगा आराम से? ब्राह्मी है। ब्राह्मी का अगर आप प्रीवियस बनाओ, ब्राह्मी का आप प्रीवियस बनाओ तो आपका आराम से बन जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा बन गया, और ब्रह्मा के हाथ में है, हाथ से लिखा जाता है। तो ऋग्वेद की लिपि क्या हो गई? ब्राह्मी हो गई। ठीक है, अब नहीं बोलोगे जैसे है। अच्छा, ऋग्वेद की लिपि हो, ऋग्वेद की लिपि, वेद, वेद वेद तो अच्छा ब्रह्मा जी के हाथ में होते हैं। तो ब्रह्मा जी के हाथ में तो ब्राह्मी, वो अपने आप ही उत्तर आकर के आपको कनेक्ट कर लेगा, आपको उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद भी आपकी तरफ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है।
तो कैसे जोड़ना है, ऐतरेय ब्राह्मण गण किस वेद से संबंधित है। देखो ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण, और इसको हमको किससे जोड़ना है, ऋग्वेद से। ठीक है, अब देखो ये सब वेदों से ही कई चीजों की रचना हुई है, आरण्यक, उपनिषद, है ना, कई चीजों की रचना हुई है, उनके जैसे बहुत सी टीका लिखी गई किसी चीज पे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो उन चीजों के बारे में बताता चलूंगा। यहाँ पर है कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो था वो किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित, तो ऋग्वेद से संबंधित। देखो ऐतरेय ब्राह्मण, हमारा काम क्या है, क्वेश्चन से ही चलना, याद नहीं करना है हमको, उसी चीज से लेकर आंसर तक का निकलना है। तो सबसे पहले आया ऐतरेय ब्राह्मण, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय का पीएमएस आप बनाओ, ऐतरेय का पीएमएस आप बनाओगे तो क्या, ऐतरेय इतराना, ऐतरेय इतराना, इसी से ही निकल आएगा, क्लोज निकलेगा, अभी तो उस समय बनाओगे अपने आप निकलेगा। तो इतराने वाले ब्राह्मण, इसे क्या निकल आया, इतराने वाले ब्राह्मण, ये निकल आया हमारा। ऐतरेय ब्राह्मण से चुपचाप इतराने वाले ब्राह्मण निकल आए, और ये तो हमारे सबकॉन्शियस में भी इतराने वाले ब्राह्मण। ठीक है, तो फिर और इधर देखो ऋग्वेद, हमने आपको बताया था, ऋग्वेद का रिंग रोड भी हम लोगों ने बनाया था। और क्या नियम है, ऋग्वेद रिजिड, ऋग्वेद रिजिड, रिजिड यानी कि जो दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, अपनी जगह से टस से मस ना होने वाले होते हैं। तो जो इतराने वाले ब्राह्मण होते हैं वो रिजिड भी तो होते हैं, जो इतराते हैं, जो बहुत ज्यादा इतराना वाला काम करते हैं, जो वो लोग भी करते हैं। नॉट ओनली ब्राह्मण की बात करता हूँ, इतराने वाले लोग, जो इतराने वाले होते हैं बहुत रिजिड होते हैं, अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं, किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसी को पकड़ के चलते हैं। तो वो लोग वास्तव में विद्वान होते ही नहीं, ब्राह्मण कहाँ होते हैं फिर, ब्राह्मण का तात्पर्य विद्वान, जो विद्वान होता है। तो जो इतराते हैं, जो ऐतरेय ब्राह्मण, जो इतराने वाले विद्वान होते हैं ब्राह्मण से, वो क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करोगे तो आपको हमेशा क्लियर आएगा क्या, कि ऐतरेय ब्राह्मण कितने, तो अच्छा इतरेय ब्राह्मण, अच्छा इतराने वाले तो बड़े रिजिड होते हैं ऋग्वेद से, सीधे इस तरह से याद होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया, वेद त्रय में कौन कौन से 3 वेद आते हैं, हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनमें से कौन सा ऐसा एक वेद है जो वेद त्रय में नहीं आता। जब वेद त्रय की बात कही जाएगी, वेद त्रय पूछा जाता है, ये वेद त्रय में कौन कौन से वेद आएंगे, आप बताइए। ये तो देखो भाई, सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं कि जो नहीं होगा, 3 को निकालने से अच्छा एक जो नहीं होना चाहिए उसको निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, होता क्या है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 3 में आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता है। तो अथर्ववेद क्यों नहीं आता है वेद त्रय में, तो सुन लो, अथर्ववेद का पीएमएस अथर, थर, अथर, थर, पीएमएस क्या बना, थर, थर। तो थर 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 कांपने लगता है। अथर्ववेद जैसे देखोगे पीएमएस बनाओगे, थर 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 सब कुछ कांपने लगता है। तो भैया जिस चीज से सब कुछ कांपने लगे, ऐसा लगे कंपन आ गया, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए उसको रखा ही नहीं गया उसमें, उसको वेद त्रय में रखा ही नहीं गया। अथर्ववेद थर 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 कांपने लगता है, जिसके आगे से तो नाम से सीधे पीएमएस निकाला। तो पीएमएस जब निकाला, अथर, थर, थर 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 कांपने लगता है सब कुछ, थर 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 थर। अब भैया जब सब कुछ थर 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 कांपने लगता है तो इससे बढ़िया उसको निकाल ही दो ना शांतिपूर्वक, जो 3 है उनको ही 3 में रखो, वेद त्रय। तो ये वेद त्रय हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्योंकि अथर्ववेद को तो जैसे लाओगे सब कुछ थर 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 कांपने लगता है। ठीक है, इसलिए अथर्ववेद को उसमें नहीं रखा गया वेद त्रय में, 3 पहले के जो वेद हैं उनको रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं, है ना। तो हमारा काम क्या, आपको अच्छे से याद कराना। देखो कैसे याद होता है, तो क्या करना है, ऋग्वेद में कितने मंडल, तो देखो पहले तो ऋग्वेद, ऋग्वेद, और हमको क्या इसमें पता करना है, मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद से हमने पीएमएस बनाया था, रिजिड, रिजिड। ठीक, ये तो बनाया, 2 ही 3 बनते हैं, तो आपको तो अभी तक का समझ में आ ही गया। कोई नया बच्चा भी देख रहा है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो पे चले जाओगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। ऋग्वेद से हमने पीएमएस बनाया, रिजिड, इससे मिलता जुलता कोई ऐसा शब्द जो हमारे सबकॉन्शियस में है। रिजिड, रिजिड हमको पता है, जो रिजिड होते हैं बहुत दृढ़ होते हैं, है ना, रूढ़िवादिता में विश्वास करते हैं। और मंडल से निकला, मंडल से हमने बनाया, तो मंडल से निकला है डल, डल तो समझते हो, डल, डल
डल, बुझा बुझा, बुझा बुझा। तो भैया रिजिड लोग डल से दिखते हैं, दिखते ही हैं रिजिड लोग डल से। जो रिजिड होते हैं, जो रूढ़िवादिता में बंधे होते हैं, उनमें तेज नहीं दिखता है, वो डलनेस शो करते हैं। उनमें सूर्य की तरह पुलकितपन नहीं दिखता है, चमक नहीं दिखती है, तेज नहीं दिखता है, वो डल से होते हैं। तो जो रिजिड लोग होते हैं वो डल होते हैं, क्योंकि उनमें तेज नहीं होता है, क्योंकि उनमें तेज नहीं होता है। तेज नहीं होगा क्योंकि डल है, रिजिड है, इसलिए डल है, और डल नहीं है तो क्या है, तेज नहीं। अब तेज से बनाओ, टी का क्या होता है, टी भी 1 होता है, और जेड एस का होता है 0। ई तो है वावल, बी से कट ही जाएगा तो 10। यानी कि ऋग्वेद में जो मंडल है वो कितने हैं, 10 है। अब ये नहीं भूलोगे, अब बाई चांस ऐसे लिख कर करे होते याद करोगे तो कभी 11 तो 12 की 9 की 8 कंडीशन होती है, लेकिन अब यहाँ पर तो याद नहीं करना है। आया ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद से हम तुरंत वहीं पर बना लेंगे, क्वेश्चन के समय ही आंसर देने समय ऋग्वेद का 2-3 ही मिलेंगे पीएमएस जो हमारे, चलो रिजिड बन गया, रिजिड से लिख लिया, रिजिड बन गया। अब मंडल से आया डल, तो भैया रिजिड लोग डल तो होंगे तो उनमें तेज ही नहीं होगा, रिजिड लोग डल ही दिखेंगे तो उनमें तेज होता ही नहीं। तो तेज नहीं है तो बंडल 10 मंडल, ठीक है। अब ये तुम्हारा 10 मंडल निकला है। अब जो मंत्र है, अब मंत्र है ऋग्वेद, ऋग्वेद, अब ऋग्वेद से तो रिजिड निकल ही आएगा। अब जो रिजिड लोग होंगे अगर वो मंत्र बोलेंगे, अगर जो रिजिड लोग होंगे, इनकी ऋग्वेद में ही हमको मंत्र देखने ना, कितनी ऋग्वेद में कितने, 1028 में। तो भैया जो रिजिड लोग होंगे वो अगर मंत्र बोलेंगे तो उनमें भी तेज कहाँ होगा, उनके मंत्र में कोई तेज नहीं होता, उनके मंत्र में कोई तेज नहीं होता है, सब कुछ वेस्ट होता है। उनके मंत्र में कोई तेज नहीं होता है, सब कुछ वेस्ट होता है। कारण ये कि वो तो रूढ़िवादिता से बंधे हुए हैं, ना तो प्रेजेंट कंडीशन को अपने अंदर मिला पाते हैं, एक दृढ़ता में चलते हैं, वो चीजें हमेशा अच्छी होती नहीं है ना। सबसे बड़ी अच्छाई क्या है, सबसे बड़ी अच्छाई है सारे जो इंसान है वो ईश्वर के पुत्र हैं, सब आपस में समान है, सब आपस में समान है। जब ये भाव होता है तो उन्नति होती है, वहां पर तेज होता है। लेकिन जब किसी ने सोचा कि नहीं कि हम एक वर्ग ऊपर रहेगा, एक वर्ग शोषण में रहेगा, तो वहां पर अच्छाई नहीं बैठती है। तो ये आ गया कि जो रिजिड लोग होते हैं, और जो रिजिड लोग मंत्र अगर करते हैं, रिजिड लोग जो मंत्र करेंगे उनमें वो तेज नहीं होता है, वो सब केवल वेस्ट होता है, दिखावा होता है ना। तो तेज से तो अभी तेज से तो आपका बन गया 1 0, ठीक है। नहीं का एन का हुआ 2, ए का कुछ होगा नहीं, एच का होता नहीं, आई का होता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आया डब्ल्यू, डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखो 8 का हम लोगों ने क्या बनाया था, 8 का होता है वी एफ, और वी को वी के साथ साथ कभी कभी डब्ल्यू भी यूज कर लेते हैं 8 के लिए, केवल 8 के लिए, क्योंकि वी और डब्ल्यू जो बेस्ड वी एस टी भी कोई स्पेलिंग देख देता है, अगर नहीं पता है जल्दीबाजी में तो वी एस टी, तो 8 की जगह पर 8 के लिए वी और डब्ल्यू एफ 3 को यूज करा जा सकता है, ठीक है। डब्ल्यू क्रिटिकल कंडीशन में जब लेना है तो लेंगे ही लेंगे, आएगा, है ना। और अन्यथा वी एफ का यूज करते हैं। आप यहाँ से मान लो कि 8 के लिए वी डब्ल्यू एफ तीनों का यूज होता है। तो अब यहाँ पर ये आ गया 8, ठीक। अब बस 1028 ही होते हैं। अब इसके बाद आगे आप एस का लेना नहीं है हमको, बस ये इतना नंबर मिल गया, ये नंबर होगा हमारे आंसर में। वैसे तो इसमें नंबर आगे बढ़ाओगे तो भाई बढ़ भी सकता है, डब्ल्यू एस भी है ना। तो जेड एस होता है किसका, 0 का, फिर ये 0 आ गया, फिर टी भी 1 होता है। तो इतने तो मंत्र होते नहीं, आपके पास जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन 1028, 1024, 1026, ऐसे तो नियर वाले ऑप्शन देंगे ना। तो हमको जब 1028 संख्या मिल गई तो हम आगे की चीजों पर क्यों जाएंगे। अगर आपको जनरली ऐसे याद करना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1028 उसमें मंत्र है, ठीक है। तो तेज नहीं, वेस्ट है मंत्र के मामले में। और जो रिजिड लोग होंगे वो डर होते हैं क्योंकि उनमें तेज नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में मूल रूप से कितने मंडल थे और कौन से मंडल बाद में जोड़े गए। तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, ये बाद में जोड़ने का काम तो जरूर होता है, अपनी आवश्यकता, अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाने के हिसाब से लोग उसमें चेंजेस कर देते हैं, है ना। तो देखो वैसे क्या, हम लोग, हमारा मतलब क्या, हमसे पूछा गया कि ऋग्वेद में मूल रूप से कितने मंडल थे। तो मूल रूप से मंडल कितने, तो ऋग्वेद का हम लोगों ने निकाला ही था। ऋग्वेद का जो हम लोगों ने पीएमएस निकाला था, तो ये तो इसका पीएमएस आ गया था रिजिड, रिजिड, ठीक है। तो रिजिड जो मूल रूप से होते हैं, रिजिड जो मूल रूप से होंगे, मूल रूप से
मूल रूप से रिजिडनेस कौन शो करता है? जो सेठ होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं ना, जो अपने आप को सेठ समझते हैं ना, और किसी भी तरीके से सेठ हो, वो अपने आप जो सेठ बन जाते हैं वो अपने आप को जरा ज्यादा रिजिड समझते हैं। तो मूल रूप से वही लोग रिजिड होते हैं जो जो सामान्य होते हैं, है ना, सामान्य परिस्थिति में जीते हैं, तो वो सबका आदर करते हैं, उनमें रिजिडनेस नहीं होती। लेकिन जो सेठ हो जाते हैं ना, उनमें रिजिडनेस सबसे ज्यादा आ जाती है। और हमने आपको याद कराया था, 1 सन 2 शू 3 3 4 डोर 5 नाइफ 6 विक्स 7 हेवन 8 सेठ। तो सेठ अर्थात 8, अर्थात जो ऋग्वेद है उसमें मूल रूप से कितने मंडल है? 8 मंडल। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि मूल रूप से अब अच्छा एक बात बताओ भाई, कोई चीज है, कोई चीज बनी हुई है, कोई किताब बनी हुई है, किताब पूरी लिखी हुई है, अब आपको उसमें कोई चीज जोड़ना है, तो आप कहाँ जोड़ोगे भाई? बीच में तो कोई घुसा नहीं दोगे, या तो पहले जोड़ सकते हो या आखिरी में जोड़ सकते हो। तो भैया पहले एक मंडल मंडल जोड़ दिया गया और बाद में एक मंडल जोड़ दिया गया, तो पहला और आखिर का एक दो जुड़ गए और थे 8, दोनों मिला के कितने हो गए? 10। तो भैया जोड़ा जो गया तो पहला और 10वां जोड़ा गया, बीच में किसी में कैसे जोड़ दोगे भाई? है कोई वेद है, पूरा लिखा हुआ वेद है, उसमें बीच में आप कहाँ से पेजिंग होती है ना हर एक चीज की, ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप कुछ भी कहीं से डाल दोगे, सीक्वेंस बना हुआ होता है ना। तो क्या करा, एक शुरू में जोड़ दिया गया अपने हिसाब से, एक बाद में जोड़ दिया गया अपने हिसाब से। मूल रूप से 8 थे, तो हो गए टोटल कितने? 10 मंडल, जो कि हम लोग तेज नहीं होता रिजिड लोगों में, है ना। तो इस तरीके से मूल रूप से जो रिजिड होते हैं वो सेट होते हैं, कि 8 मूल रूप से मंडल है। और जोड़ा जा सकता है, तो या तो पहले जोड़ा जा सकता है, आखिरी में जोड़ा जा सकता है। और हमको ये पता ही चल गया कि टोटल कितने होते हैं ऋग्वेद में मंडल, कितने हैं? 10। तो एक पहले जोड़ा गया, एक बाद में जोड़ दिया गया, इस तरीके से 10 मंडल हो गए। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। अब देखिए क्वेश्चन आया कि ऋग्वेद की रचना किन ऋषियों ने की? इतने ऋषि मिलकर के ऋग्वेद की रचना किए, गृत्समत, अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, भारद्वाज और विश्वामित्र। अब देखो नाम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होते हैं, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, ये नाम होते हैं दिमाग में। लेकिन अब कह दिया जाए कि ऋग्वेद की रचना किन किन ने करी, तो उस समय ये सारे नाम आपके एक साथ नहीं आएंगे। इस चीज के हिसाब से नहीं जुड़ेंगे कि ऋग्वेद के ये सब हैं, अलग अलग ऐसे टहलते रहते हैं। हमको क्या करना है कि हमको इन सबको ऋग्वेद के साथ कनेक्ट कर देना है एक डोर के रूप में, है ना। देखिए कैसे आप इसको याद करेंगे, याद करने का इसका तरीका देखिए। ग्रत्स मद से पीएमएस बना मद, मद इसमें आया। देखो हमने वो चीज बनाई है पीएमएस, पीएमएस ग्रत्स मद से कुछ और भी शायद बनेगा, कुछ बनेगा, ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन हमने वो चीज लेके बनाया है जिससे कि एक ऐसी पिक्चर तैयार हो जो कि इंटरटेनिंग भी हो और आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ, है ना। तो हमने अपने हिसाब से बनाया, आप भी अपने हिसाब से कोशिश करना बनाना, अगर इससे अच्छा बना पड़ा तो इससे अच्छा बना लेना। ठीक है, देखो तो ग्रच मत से पीएमएस निकला मद, ठीक। अत्रि से आप पीएमएस निकालोगे तो इत्र, इत्र। वशिष्ठ से पीएमएस निकलेगा विशिष्ट। ये सब ऐसे शब्द हम निकाल रहे हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। विशिष्ट, विशिष्ट अतिथि, है ना, महत्वपूर्ण अतिथि, ठीक है। वामदेव, वामदेव से देव ही मान लो, देव निकल गया, देव, ठीक। भारद्वाज से भार निकल गया, पीएमएस भार आ गया। और विश्वामित्र से विश्व निकल गया, विश्वामित्र से विश्व निकल गया। अब जैसे ही आप मद, मद आपके सामने आएगा, अगर मद लिखा हुआ है ऋग्वेद की उसके रहते हैं तो ग्रत्स मद अपने आप आ जाएगा। इत्र लिखा हुआ है तो अत्रि अपने आप आ जाएगा, विशिष्ट लिखा है तो वशिष्ठ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो कहानी कैसे बनती है। अब इसकी कहानी देखो, हमको क्या बताना है, ऋग्वेद की रचना। तो ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद से हमने पीएमएस बना लिया था रिजिड, रिजिड लोग की रचना, रिजिड लोग की रचना। अब बताओ क्वेश्चन यही तो है, ऋग्वेद की रचना किन किन। तो जो रिजिड लोग होते हैं उनकी रचना कैसे होती है? जो रिजिड लोग होते हैं, बड़े एक ही जगह पर रुकने वाले होते हैं, रिजिड होते हैं, टस से मस नहीं होते, उनकी रचना कैसे होती है? वो अपने आप को अपने मद में चूर रहते हैं। जो रिजिड लोग होते हैं ना, वो अपने मद में, अपने अहंकार में चूर होते हैं कि जो वो कह रहे हैं बस वही सही है, उसके अलावा कुछ। अहंकार में चूर रहते हैं और दिखाने के लिए क्या करते हैं, इत्र लगा करके विशिष्ट कपड़े पहनते हैं, इत्र लगा करके विशिष्ट टाइप के कपड़े पहनते हैं और अपने आप को देव के समान समझते हैं कि वही सब कुछ है, उन्हीं की बात मानो, देव है वो, एकदम देव के तरीके से उन्हीं की बात माननी, किसी और की बात नहीं माननी, है ना।
है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ऐसे लोग भार होते हैं पूरे विश्व पर, ऐसे लोग ही भार होते हैं पूरे विश्व पर। पूरे विश्व के जो बेकारी की जो जड़ है ना, अज्ञानता की जो जड़ है, ऐसे लोग ही होते हैं। तो जैसे आया कि ऋग्वेद की रचना की ऋषियों की, तो ऋजिक लोग की रचना क्या होती है? ऋजिक लोग कैसे होते हैं? ऋजिक लोग ऐसे ही होते हैं जो कि अपने मध्य में चूर रहते हैं, है ना, दिखाने के लिए इत्र लगा करके विशिष्ट टाइप के कपड़े पहनते हो, अपने आप को देव के समान समझते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऐसे लोग पूरे विश्व पर भार के समान होते हैं। अब ये कहानी आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई, इसको याद भी नहीं करना है। जैसे आया ऋग्वेद की रचना, अच्छा ऋग्वेद की रचना, ऋजिक लोग की रचना, अच्छा ऋजिक लोग तो मध्य में चूर रहते हैं, इत्र लगाते हैं, बढ़िया विशिष्ट टाइप के कपड़े पहनते, अपने आप को देव के समान समझते हैं, लेकिन वास्तव में तो भार होते हैं पूरे विश्व पर। सारा का सारा एक लाइन सीक्वेंस में याद हो जाता है ना। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यार, ऋग्वेद के थर्ड मंडल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, थर्ड मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। तो भाई देखो, अब गायत्री मंत्र के रचयिता हम सारी चीजें जोड़ देंगे। थर्ड मंडल में है गायत्री मंत्र, और ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है, और गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। सब जोड़ देंगे आपस में। देखो कैसे, सबसे पहले तो है कि गायत्री मंत्र किसने रचा? गायत्री मंत्र ये तो रचा है विश्वामित्र ने। जोड़ना है आपको क्वेश्चन को आंसर से। तो भाई देखो, गायत्री मंत्र से क्या बना? पीएमएस। गायत्री मंत्र से पीएमएस एक निकलता है गाय, और विश्वामित्र से निकलता है पीएमएस। इसका केवल मीनिंग ही कर दो, विश्वामित्र अर्थात विश्व का मित्र, विश्व का मित्र या विश्व की मित्र, विश्व का मित्र या विश्व की मित्र। तो गाय क्या होती है? गाय तो पूरे विश्व की मित्र होती है, सबको निस्वार्थ भाव से दूध पिलाती है, सबको निस्वार्थ भाव से। तो जैसे आया गायत्री मंत्र किसने लिखा? गायत्री मंत्र, गाय, अच्छा गाय तो पूरे विश्व की मित्र होती है, तो विश्वामित्र। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर सटीक एकदम बाण ऐसा लगेगा जो एकदम बीचों बीच में लगेगा आपका निशान, ठीक है। ये हो गया। अब आया कि भाई ये थर्ड मंडल में है ऋग्वेद के थर्ड मंडल में। अब ऋग्वेद के थर्ड मंडल में, तो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद से एक पीएमएस ये भी बनता है, रिंग वे मतलब रास्ता या रोड। रिंग रोड होती है ना, रास्ते होती है ना, रिंग रोड बनाई जाती है ना, रास्ते बनाई जाती है ना, रास्ते, है ना। तो रास्ते बनाई जाती है, और कौन सा मंडल में है? थर्ड मंडल में। कौन से मंडल में है? थर्ड मंडल। और थर्ड जहां पर नंबर आ जाता है ना ऐसा, तो राइम मेथड यूज करते हैं 1 2 3 का, तो 1 सन 2 शू 3 ट्री। तो गाय रिंग रोड पर अर्थात रोड पर ट्री से क्या करती है? प्यार करती है, ट्री के नीचे बैठती है, ट्री के पत्ते खाती है ना, खाती हैं। तो जो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र, विश्व के मित्र, और जो ऋग्वेद से जुड़े, ऋग्वेद से आ गया रिंग रोड, और रिंग रोड पे वो क्या करती है? ये पेड़ों के नीचे आराम से बैठती है, पेड़ों की छांव में रहती है, पेड़ के पत्ते खाती है, और विश्व की मित्र होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस टू योर ऑल फ्रेंड्स, ओके। जो आवश्यकता में हो, जिनको इस चीज़ की जरूरत हो, कृपया उन्हें शेयर करें, हमारा भी उत्साहवर्धन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।